रूस, विशालता का थीश। एक कोने से दूसरे कोने तक ये 11 टाइम जोन्स में फैला है, जहां आपको कल्चर्स और लैंडस्केप्स की एक कमाल की वैरायटी देखने को मिलेगी। मॉस्को से लेक बाइकल तक रूस हमारी कल्पना को मोहित करता है। इस थीश ने एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते देखा है। इसका इतिहास इसके शांतियार पैलेसेस और मॉन्यूमेंट्स में झिंथिया है। रूस की प्राकृतिक सुंदरता जितनी ब्रेथ टेकिंग है, उतनी ही इंप्रेसिव भी। रशिया का इतिहास सफलता और दुख से भरा हुआ है, बिल्कुल कोई टीवी सीरियल जैसा, जिसमें खुशी और गम दोनों होते हैं। पहले स्लाविज कबीलों से लेकर कीव के रूसिया के उभर तक एक शक्तिशाली रजिया उभरा, जैसे कोई बड़ा साम्राज्य अचानक से रोमन एम्पायर की तरह। प्रिंस व्लादिमीर की 988 में क्रिश्चियनिटी अपनाने के फैसले ने रशिया की आत्मा और संस्कृति को बदल दिया। यह एक बड़ा परिवर्तन था, जिसने सब कुछ बदल दिया। मॉस्को इस नई शक्ति का केंद्र बन गया। सोचो, उस समय का एक दिल्ली, लेकिन पुराना और सुंदर। इवन द ग्रेट के नेतृत्व में मॉस्को ने मंगोल राज से आजादी हासिल की। वो रूसिया की आजादी के लिए लड़ने वाले नेता थे। पीटर द ग्रेट, एक तीर्थदर्शी नेता, ने रशिया को पश्चिम के लिए खोल दिया। वो सब कुछ आधुनिक बनाना चाहते थे, विदेशी विचारों को अपनाकर। उन्होंने सेना को आधुनिक बनाया, सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना की और साम्राज्य का विस्तार किया। वो बहुत ही कर्मठ नेता थे। ईसा मसीह के जन्म से बहुत पहले पूर्वी यूरोप के मैथियानों और जंगलों में स्लाव लोग रहते थे। ये जनजातियां धीरे धीरे एक शक्तिशाली राष्ट्र रूस का रूप लेने लगी। प्राचीन स्लाव लोग किसान थे, छोटे छोटे गांवों में रहते थे और खेती करते थे। जैसे हमारे पुरखे खेती के हीरो कड़ी मेहनत करते थे, वे निपुण शॉफरी और मछुआरे भी थे। समय के साथ इन जनजातियों ने अपने इलाके बढ़ाए, व्यापारिक ऑफेंथेर बनाए, जैसे हमारे यहाँ लगने वाले मेले। इससे नए विचार और सामान आए, जिससे पूर्वी स्लाव लोगों की संस्कृति बनी। सोचो, कितने रंग बिरंगे और जीवंत बाजार रहे होंगे। नौवीं शताब्दी में एक नई ताकत उभरी, कीवन रूस। ये नया राज्य, जिसकी राजधानी कीव थी, कई पूर्वी स्लाव जनजातियों को एक साथ ले आया। जैसे ब्राजील में अलग अलग कप्तानियां एक हो गई थी। कहानियों के अनुसार लगभग 861 में रुडिक नाम के एक वाइकिंग ने नोवगोरोड में राज करना शुरू किया, बिल्कुल जैसे पुर्तगाली ब्राजील पहुंचे थे। उसके बाद आने वाले ओलेग ने 882 में कीव पर कब्जा कर लिया, और इस तरह कीवन रूस की शुरुआत हुई। ये उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना हमारे लिए इपिरांगा का नारा। ओलेग और उसके बाद आने वाले राजाओं के नेतृत्व में कीवन रूस खूब फला फूला, जैसे ब्राजील सोने के समय इन। उन्होंने स्कैंडिनेविया से लेकर बाइजेंटियम तक व्यापार मार्ग बनाए, वारंगियन लोगों को यूनानियों से जोड़ा, जैसे ब्राजील के उपनिवेशों में चीनी के व्यापार के रास्ते थे। कीवन रूस के नेताओं ने अपनी ताकतवर सेना और चतुराई भरी कूटनीति से अपनी शक्ति मजबूत की, जैसे पॉलिस्ता के बंथीरांतिस ने ब्राजील के इलाके को बढ़ाया था। व्लादिमीर द ग्रेट ने कीवन रूस को हमेशा के लिए बीठल थे। 988 में व्लादिमीर ने रूढ़िवादी ईसाई धर्म अपना लिया, अपने लोगों को एक ही धर्म के तहत एकजुट किया। इसने कीवन रूस को बीजांटिन साम्राज्य के और करीब ला दिया। बीजांटिन कलाओफर और विद्वान कीवाय अपने साथ धार्मिक कला, स्थापत्य शैली और ज्ञान का प्रेम लेकर। व्लादिमीर के नेतृत्व में कीव शिक्षा और धर्म का ऑफेंथेर बन गया। सिरिलिक वर्णमाला को अपनाया गया, जिससे एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा का जन्म हुआ। जैसे लोमोनोसोव का रूसी भाषा पर प्रभाव था, वैसे ही सिरिलिक रूसी संस्कृति के बियोफ्स का आधार बन गया। कीवन रूस अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया, एक ऐसा समय जो समृद्धि के मामले में मिनस गेरैस के स्वर्ण चक्र जैसा ही था, बस थोड़ा कम सोना और जातीय संस्कृति के साथ। तेरहवीं सदी की शुरुआत में कीवन रूस पर पूरब से एक खतरा मंडरा रहा था। मंगोल अपनी शक्तिशाली सेना के लिए जाने जाते थे, एशिया में आगे बढ़ रहे थे। 1200 के दशक की शुरुआत में उनकी नजर पश्चिम की ओर कीवन रूस की तरफ गई। रूसी राजकुमार आपस की लड़ाई से बंटे हुए और कमजोर, जैसे पुनर्जागरण के इतालवी शहर राज्य, इस नए मोड़ के लिए तैयार नहीं थे। 1223 में सुबुतई के नेतृत्व में मंगोल सेना ने ऑफकेशस पहाड़ों को पार किया। ओफलका नीथी की लड़ाई में मंगोलों ने रूसी राजकुमारों की आर्मियों को हरा दिया। ओफलका नीथी पे मंगोलों की जीत बस शुरुआत थी। 1227 में
बट्टू खान के नेतृत्व में एक विशाल मंगोल सेना ने हमला किया। एक के बाद एक शहर गिरते गए जैसे ताश के पत्ते। मंगोलों ने एक शक्तिशाली सेना, चतुर रणनीतियां और डर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। 1240 तक मंगोलों ने कीवन रस पर विजय प्राप्त कर ली थी। कीव पूरी तरह बर्बाद हो गया, उसके शांतियर गिरजाघरों और महलों को लूटा गया और जला दिया गया। मंगोलों का कब्जा शुरू हो गया। मंगोलों के हमले ने पुरानी रुज़्द कीव की पूरी औफियापलट कर दी। मंगोल अटैक ने पुरानी रुज़्द कीव की पूरी कयापलट कर दी। मंगोल प्रैक्टिकल थे, वो धन दौलत ले लेते थे और शांति बनाए रखते थे, बिल्कुल रोमन्स जैसे, है ना, स्टेप्स के रोमन एम्पायर की तरह। रूसी रियासतें गोल्डन होर्ड को टैक्स थीती थीं, जैसे चर्च को थियन थीते हैं, बस थोड़ा ग्याथिया इनकम टैक्स की तरह। नोवगोरोड जैसे शहरों में व्यापार चलता रहा, बिजनेस स्टोर बैंड नहीं होता, चाहे राज करे कोई भी। संडे मार्केट की तरह हमेशा लगता है। रूसी राजकुमारों को मंगोल सरथियार कान का कहना मानना पड़ता था। सोचो, जैसे मेयर्स को गवर्नर की बात माननी पड़ती है। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च न सिर्फ बची रही, बल्कि उसे मदद भी मिली। शायद एक फायदेमंद दोस्ती, जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एंटमैन मंगोलों ने रूसी रियासतों को एक करने में मदद की। आयरनी देखो, जैसे पोर्चुगीज ने इंडियन ट्राइब्स को बिना चाहे अपने खिलाफ एक कर दिया। मंगोल हमले ने कीवन रूस का अंत कर दिया। मंगोल हमले ने कीवन रूस का अंत कर दिया। मॉस्को पावर का नया ओफंथेर बन गया। मॉस्को पावर का नया केंद्रा बन गया। अलेक्जेंडर नेवस्की के वंशज मॉस्को के राजकुमार बहुत ही चालाक राजनेता थे, बिल्कुल तेज थे माग वाले। अलेक्जेंडर नेवस्की के वंशज मॉस्को के राजकुमार बहुत ही चालाक राजनेता थे, बिल्कुल तेज दिमाग वाले। उन्होंने मंगोल खानों के साथ बहुत ही चतुराई से औफम लिया और अपने इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत की, जैसे कोई राजनीतिक शतरंज खेल रहे हों। उन्होंने मंगोल खानों के साथ बहुत ही चतुराई से काम लिया और अपने इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत की, जैसे कोई राजनीतिक शतरंज खेल रहे हों। उस समय में मॉस्को की जगह बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसने मंगोल औफल में एक अहम भूमिका निभाई। उस समय में मॉस्को की जगह बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसने मंगोल काल में एक अहम भूमिका निभाई। मॉस्को के राजकुमारों ने अपने राज्य का विस्तार किया, अक्सर अपने दुश्मनों की जमीनें जीतकर। मॉस्को के राजकुमारों ने अपने राज्य का विस्तार किया, अक्सर अपने दुश्मनों की जमीनें जीतकर। उन्होंने नए लोगों को अपने शहर में बसाया, जिससे मॉस्को का विकास हुआ और वो फलता फूलता रहा, उस समय का एक समृद्ध शहर। उन्होंने नए लोगों को अपने शहर में बसाया, जिससे मॉस्को का विकास हुआ और वो फलता फूलता रहा, उस समय का एक समृद्ध शहर। इवान तीसरा, जिसे इवान द ग्रेट भी कहते हैं, उसने मॉस्को के इतिहास की तेशा ही बिथेल थे। 1367 में राजगद्दी संभालने के बाद इवान ने मंगोलों से लड़ाई लड़ी और अपनी शक्ति बढ़ाई। 1480 में उसने उग्रा नीथई पर मंगोल सेना को हराया और मंगोलों का राज खत्म कर दिया। यह घटना, जिसे उग्रा नथई की महान लड़ाई कहा जाता है, रूसी इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना बन गई। इसे हमारे भारत की आजादी जैसा ही समझो, एक बहुत महत्वपूर्ण पल। इवान ने नोवगोरोड और टवर पर विजय प्राप्त की और मॉस्को को शक्ति का मुख्य ओफंथेर बना दिया। उस जमाने का मानो रियो डी जनेरियो। उसने दक्षिण की ओर अपना राज्य बढ़ाया और स्मोलेंस्क पर कब्जा कर लिया। इवान ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए, अपनी शक्ति को मजबूत किया और रूस को आधुनिक बनाया। उसने एक संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी, मानो रूस का डोम पेड्रो फैला। उसने यूरोपीय देशों के साथ संबंध बनाए, मॉस्को के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाया, देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए, मानो उनके लिए भी बड़ी खोजों का समय आ गया हो। इवान द ग्रेट के पोते को एक बढ़ता हुआ राज्य मिला। उनका राजगद्दी पर आना रूस के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी, जो बड़ी जीत और भयानक त्रासदियों से भरा था। 1554 में 16 साल की उम्र में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्हें इवान द टेरिबल के नाम से जाना जाने लगा। उनका राज्याभिषेक एक भव्य समारोह था, जो उनकी पूरी ताकत की शुरुआत का प्रतीक था, बिल्कुल हमारे डॉम पेड्रो ई की तरह। बेहद महत्वाकांक्षी और निर्दयी, उन्होंने रूस के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका शासनोफल महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विस्तार और क्रूर आंतरिक नीतियों द्वारा चिह्नित था। उनका राज अत्यधिक व्याप्त, आंतरिक उथल पुथल और सच्चे आतंक का औफल था।
इवान के सैन्य अभियानों ने रूसी क्षेत्र का विस्तार किया, लेकिन उनकी आंतरिक नीतियों ने डर और अस्थिरता का माहौल बना दिया, मानो रूस का सेंट बार्थोलोम्यू डे नरसंहार। इवान मानते थे कि उन्हें भगवान ने शासन करने के लिए चुना है और वो सारी शक्ति अपने हाथों में अवतरित करना चाहते थे। वो खुद को ईश्वर प्रथित शासक मानते थे, जो ऑफल भगवान के प्रति जवाब दिए थे। इस प्रॉफर अपने क्रूर ऑफरियों को सही ठहराते थे, मानो चुने हुए व्यक्ति हों। उन्होंने अपने राज्य को ओप्रीचिना, जो उनकी निजी संपत्ति थी, और जेम्सचिना में विभाजित किया, जिस पर बॉयर्स की ड्यूमा का शासन था। इस विभाजन का उद्देश्य उनकी शक्ति को मजबूत करना था, लेकिन इसने व्यापक भय पैदा किया, बिल्कुल ऑफसा ग्रैंडे एंड सेंजाला जैसा। इस विभाजन से इवान को मजबूत होना चाहिए था, लेकिन इससे और डर पैदा हुआ और समस्याएं बढ़ गईं। ओप्रीचिना इवान के लिए अपने दुश्मनों को खत्म करने और लोगों में दहशत फैलाने का एक औजार बन गया। ओप्रीचनिकी, इवान के रक्षक, बहुत ताकतवर थे और पूरे तीश में उनसे डरते थे। वे अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे और उन्होंने इवान की क्रूर नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय के कैपिटेंस दियोमाटो की तरह वे उन सभी पर हमला करते थे जिन्हें वे इलॉयल मानते थे, उनकी जमीनें जब्त करते थे और उन्हें मार डालते थे। इससे डर और संदेह का माहौल बन गया, जिसने राज्य को और अस्थिर कर दिया। कभी ताकतवर रहे बॉयर्स लगभग खत्म हो गए। बॉयर्स के खिलाफ इवान का अभियान बेरहम था और उसने पारंपरिक अभिजात वर्ग का सफाया करते दिया, जैसे पारा में कबाना गेम। इन तमाम परेशानियों के बावजूद इवान ने अपने राज्य का विस्तार जारी रखा। उनकी सैन्य विजय ने रूसी राज्य के ऑफर को ऑफी बढ़ा दिया। उसने कजान और अस्त्राखान पर विजय प्राप्त की, वोल्गा पर नियंत्रण कर लिया और साइबेरिया का रास्ता खोल दिया। ये जीत रूस के पूर्व की ओर विस्तार के लिए महत्वपूर्ण थी, जैसे हमारा पश्चिम की ओर मार्च। उसने लिवोनिया के खिलाफ एक लंबा और असफल युद्ध भी लड़ा, जिसने सरोफरी खजाने को खाली कर दिया और भविष्य के युद्धों का औफरण बना। इस संघर्ष ने राज्य के संसाधनों को समाप्त कर दिया और अधिक अस्थिरता पैदा की, जैसे हमारे लिए पैराग्वे का युद्ध। पेड्रो, जो 1682 से 1725 तक जार थे, उन्होंने रूस को पूरी तरह बटल दिया। पेड्रो में बहुत जोश था और वो रूस को एक बड़ी यूरोपियन पावर बनाना चाहते थे, मानो उनका सपना था यूरोप के लिए एक खिड़की खोलना, जैसे हम विदेश घूमने जाते हैं और नई चीजें देखते हैं। उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ा देश मिला जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था, लेकिन टेक्नोलॉजी और सेना के मामले में पश्चिम से पीछे था। बिल्कुल जैसे भारत की खोज के समय खजानों से भरा पर व्योस की जरूरतें। पेड्रो ने रूस को आधुनिक बनाने के लिए बहुत से बठिलाव किए, मानो उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नींव रखी, जैसे विसोफुंड दी माओ ने ब्राजील में किया था। छोटी उम्र से ही पेड्रो की पश्चिम में रुचि थी। वो बचपन से ही मास्को के जर्मन एरिया में ऑफी समय बिताते थे, जैसे उस जमाने का स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। वो मास्को में विदेशियों के साथ रहते थे, उनकी भाषाएं सीखते थे और उनके विचारों को अपनाते थे, जैसे आजकल हम सोशल मीडिया से थ्यूसरी कल्चर्स के बारे में सीखते हैं। 1673 में वो बिना बताए पश्चिमी यूरोप की यात्रा पर गए, एक आम इंसान के भेष में, ताकि पश्चिमी सभ्यता की तरक्की को अपनी आंखों से देख सकें। सोचो, जार खुद को आम बनाकर, जैसे सिल्वियो सैंटोस पराग्वे में खरीदारी कर रहे हों। उन्होंने शिपयार्ड्स देखे, हथियारों के बारे में सीखा और महत्वपूर्ण लोगों से मिले। जैसे कहावत है, सबसे अच्छे से सीखो, जैसे हम विदेश में पढ़ने जाते हैं। रूस लौटने पर पेड्रो ने अपने नए ज्ञान का इस्तेमाल बड़े बदलाव लाने के लिए किया। एक सच्चे सुधारक ब्राजील के लिए जुसेलिनो कुबितशेक जितने ही महत्वपूर्ण। उन्होंने सेना को आधुनिक बनाया, एक नई नौसेना बनाई और सरोफरी व्यवस्था में बदलाव किए। एक सच्चे समंदरों के जार, जैसे रूस के एडमिरल बैरोसो। पेड्रो ने तो रूसियों के जीने का तरीका भी बदल दिया। सोचो, उन्होंने थियारी बनवाने पर मजबूर कर दिया, मानो ब्राजील में चप्पल पहनने पर पाबंदी लगा दे हो। उन्होंने दरबार में पश्चिमी कपड़े, स्कूल खोले और कंपनियों को बढ़ावा दिया। सब कुछ यूरोपीय स्टाइल में, जैसे हम बाहर के फैशन को कॉपी करते हैं। 1703 में पीटर द ग्रेट ने एक नए शहर का निर्माण शुरू किया, सेंट पीटर्सबर्ग। बाल्टिक सागर के किनारे स्थित ये एक आधुनिक शहर बनने के लिए तैयार था, बड़े यूरोपीय शहरों की तरह, जैसे पेरिस। सेंट पीटर्सबर्ग का निर्माण एक बहुत बड़ा ऑफम था। सोचो, साओ पाउलो के मेट्रो का ऑफम, लेकिन 1700 में थल सुखाए, नहरें खोदी और इमारतें बनाई। विदेशी विशेषज्ञों ने शहर के डिजाइन में योगदान दिया, जैसे ऑस्कर निमेयर ने ब्रासीलिया में किया था। पीटर ने सेंट पीटर्सबर्ग को एक शांतियर शहर में बदल दिया। उसने महल बनवाए,
जैसे विंटर पैलेस और म्यूजियम जैसे कुंस्ट कामरा। उसने चौड़ी सड़ोफम और चौक बनवाए, पेरिस जैसे शहरों से प्रेरणा लेकर। सेंट पीटर्सबर्ग रूस के लिए एक बहुत बड़ा बथेलाव था, जैसे जब ब्राजील ने अपनी राजधानी रियो से ब्रासीलिया स्थानांतरित की थी। इसने यूरोपीय शक्ति के रूप में रूस के भविष्य को देखाया। शहर को उन महत्वाकांक्षी रूसियों ने सराहा जो अपने देश को आधुनिक बनाना चाहते थे, जैसे जुसेलिनो कुबिटशेक ब्राजील के लिए चाहते थे। कैथरीन द ग्रेट, जिन्होंने 1767 से 1799 तक राज किया, उन्होंने पीटर द ग्रेट के ऑफम को जारी रखा। एक जर्मन राजकुमारी के रूप में जन्मी, वह एक सच्ची जारिना की तरह रूस और उसकी संस्कृति से बहुत प्यार करती थी। कैथरीन एक बुद्धिमान और समझदार शासक थीं, एक सच्ची राजनीतिक दिमाग वाली। उसने अपने पूर्ववर्ती की तरह रूस के आधुनिकीकरण और विस्तार को जारी रखा। वह प्रभुत्वता के आदर्शों में विश्वास करती थी और महान यूरोपीय विचारकों से प्रेरणा लेते हुए लोगों की भलाई के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहती थी। उसने वोल्टेयर जैसे प्रसिद्ध विचारकों के साथ पत्र व्यवहार किया, विचारों और रायों का आदान प्रदान किया, और उसने शिक्षा और अर्थव्यवस्था में सुधारों को बढ़ावा दिया, जिससे एक अधिक समृद्ध भविष्य की नींव पड़ी। कैथरीन के शासनोफल में रूस की सीमाओं का औफी विस्तार हुआ। उसने क्रीमिया, पोलैंड के हिस्से पर विजय प्राप्त की, जिससे साम्राज्य का क्षेत्र बढ़ गया, और उसने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ विजयी रूप से लड़ाई लड़ी, जिससे एक प्रमुख शक्ति के रूप में रूस की स्थिति मजबूत हुई। हालांकि कैथरीन का शासनोफल एकदम सही नहीं था। वह प्रभुत्वता के आदर्शों को बढ़ावा देती थी, लेकिन किसी भी असहमति को क्रूरता से थेबा देती थी, जिससे उसकी शक्ति का एक औफला पक्ष दिखाई देता था। पुगाचेव का विद्रोह, एक किसान विद्रोह, उसके अधियोफर के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उस समय के सामाजिक तनावों को उजागर करता था। सब कुछ के बावजूद कैथरीन ने रूस को प्रमुख यूरोपीय शक्तियों में से एक में बदल दिया, देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्नीसवीं सदी के आखिर में रशियन साम्राज्य एक चौराहे पर खड़ा था। 300 साल से ज्यादा समय तक रोमानोव राजवंश के नेतृत्व में रूस कई बदलावों से गुजरा था, लेकिन इन बदलावों के नीचे गंभीर समस्याएं छिपी हुई थीं। असमानता और अत्याचार के औफरण क्रांति के बीज बोए जा रहे थे। उद्योग बढ़ रहा था, लेकिन मुनाफा औफल कुछ खास लोगों तक ही पहुंच रहा था। ज्यादातर रूसी लोग गरीब ही थे। सोचिए प्रिंस आंद्रेई बोल्कोंस्की और उनके किसानों के बीच कितना फर्क था वॉर एंड पीस में, बिल्कुल वैसा ही जैसा ब्राजील के साम्राज्य के जमाने में होता था। ज्यादातर रूसी किसान थे, जमीन से बंधे हुए और जमींदारों द्वारा शोषित, लगभग एक तरह की आधुनिक गुलामी, जैसे ब्राजील में जमींदार और मजदूरों का रिश्ता। कई कर्ज में डूबे हुए थे, शिक्षा और स्वास्थ्य तक उनकी पहुंच नहीं थी, मानो वो किसी और जमाने में जी रहे हों, जैसे ब्राजील के ग्रामीण इलाकों के कई लोग। शहरों की फैक्ट्रियों में ऑफम करने वाले मजदूरों को बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता था। कम वेतन और लंबे ऑफम के घंटे, जैसे ब्राजील में कॉफी के जमाने में कॉफी के बागानों में होता था। जार निकोलस ट्रेटआई अपनी प्रजा की परेशानियों से बेखबर कोई भी सुधार करने से इनऑफर कर रहे थे। उनका मानना था कि उन्हें भगवान ने सत्ता में बिठाया है और वो किसी भी बदलाव को अपने दैवीय अधियोफर के लिए खतरा मानते थे, मानो वो रूस के डोम पेड्रो डू हों। 1914 में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत रूसी साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। तीस की पहले से ही बहुत सारी समस्याएं युद्ध से और भी बेहतर हो गईं। कई अवसरों से रूस युद्ध में शामिल हुआ, जिसमें सहयोगियों के साथ समझौते और विस्तार की महत्वाकांक्षाएं शामिल थीं, लेकिन यह एक घातक गलती साबित हुई जिसके विनाशोपरी परिणाम हुए। रूसी सेना, जो अच्छी तरह से तैयार नहीं थी, जर्मनी के खिलाफ बुरी तरह हार गई। आधुनिक हथियारों और उचित प्रशिक्षण की कमी के औफरण कई असफलताएं हुईं। ताश के पत्तों के महल की तरह झार की सेना दुश्मन के प्रहार के नीचे गिर गई। लाखों सैनिक मारे गए, घायल हुए या भाग गए। सैनिकों का मनोबल बहुत कम था और स्थिति निराशाजनक लग रही थी। एक सच्चा खून खराबा। युद्ध ने रूसी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। ओफरखाने युद्ध की जरूरतों को पूरा नहीं कर सके और बुनियादी ढांचा खराब हो गया। गरीबी प्लेग की तरह पूरे देश में फैल गई। सरोफर पैसे छापती रही, जिससे तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिला। कीमतें आसमान छू गईं, रूबल ने अपना मूल्य खो दिया और रूसियों का जीवन कठिन होता गया। एक असहनीय स्थिति एक स्लैपस्टिक कॉमेडी से भी बदतर। खाद्य पदार्थों की कमी एक गंभीर समस्या बन गई, क्योंकि संसाधन युद्ध के मोर्चे पर भेजे जा रहे थे।
शहर भूखमरी, गरीबी और व्यापक सार्वजनिक अशांति से पीड़ित थे। भयानक थेर्ष्य। इस अराजकता के माहौल में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाले बोल्शेविकों ने अपना मौका देखा। उन्होंने शांति, भूमि और रोटी का वाथिया किया। एक ऐसा संदेश जिसने युद्धेध और अवफल से थकी हुई आबादी के साथ प्रतिध्वनित किया। एक पीड पाइपर की तरह लेनिन ने जनता को आकर्षित किया। लेनिन एक रणनीतिज्ञ और चतुर वक्ता, जार को उखाड़ फेंकना चाहता था। उसने अपने क्रांतियों विचारों का प्रसार करने और समर्थन हासिल करने के लिए प्रचार का बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। आधुनिक समय का एक सच्चा मैकियावेली। फरवरी 1917 में पेट्रोग्राद में हड़तालें और विरोध प्रदर्शन एक क्रांति में बदल गए। युद्ध की समाप्ति और आमूल चूल परिवर्तन की मांग करते हुए मजदूर और सैनिक एकजुट हो गए। बेस्टिल के पतन की तरह एक ऐतिहासिक क्षण। झार स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ पदत्याग कर दिया, जिससे रोमानोव शासन का अंत हो गया। रूस में सदियों पुराना शाही शासन समाप्त हो गया। एक युग का अंत हो रहा था। उदारवादियों और नरमपंथी समाजवादियों से बनी एक अस्थायी सरोवर ने सत्ता संभाली, जिसने शांति और समृद्धि का वातिया किया। लेकिन प्रमुख समस्याओं को हल करने में उनकी अक्षमता ने जल्द ही और अशांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तूफान से पहले की झूठी शांति। फरवरी क्रांति ने झार को गिरा दिया, लेकिन रूस की मुसीबतें अभी भी थीं। देश अभी भी पहले विश्व युद्ध में था और अर्थव्यवस्था खराब हालत में थी। अस्थायी सरोवर युद्ध अर्थव्यवस्था या देश में फैले व्यापक अवफल से निपटने में असमर्थ थी। किसानों की जमीन की जरूरतों और मजदूरों की बेहतर औफम करने की स्थिति की मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया। लेनिन के नेतृत्व वाले बोल्शेविकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने इन समस्याओं को हल करने का वादा किया। लेनिन जानते थे कि आमूलचूल परिवर्तन लाने वाली एक नई क्रांति का समय आ गया है। उन्होंने एक ऐसी क्रांति की कल्पना की जो एक समाजवादी सरोवर स्थापित करेगी और समाज को बिठेल देगी। उन्होंने युद्ध और अवफल से थके हुए लोगों से शांति, जमीन और भोजन का वादा किया। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद पर नियंत्रण कर लिया, महत्वपूर्ण सरोवरी इमारतों पर कब्जा कर लिया। अस्थायी सरोवर ज्यादा प्रतिरोध करने में असमर्थ जलते ही गिर गई। लेनिन और बोल्शेविकों ने लिथुआनिया का पहला समाजवादी राज्य बनाया। RSFSR, एक नए युग की शुरुआत। बहुतों ने जश्न मनाया, यह मानते हुए कि उनका जीवन बेहतर होगा। लेकिन इसने एक गृहयुद्ध की भी शुरुआत की, जिसने बोल्शेविकों को उनके कई विरोधियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। गोरे के रूप में जाने जाने वाले बोल्शेविक विरोधी बलों ने नए शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिससे बड़े पैमाने पर संघर्ष हुआ। गृहयुद्ध क्रूर और विनाशोपरी था, जिसने देश को बर्बाद कर दिया। बोल्शेविकों ने समाजवादी समाज के निर्माण के लिए आमूलचूल परिवर्तन लागू किए, अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया। उन्होंने उत्पादन को औपचारिकृत करने के उद्देश्य से उद्योग और कृषि पर नियंत्रण कर लिया और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक औपचारिकृत योजना प्रणाली बनाई। उन्होंने धर्म को मिटाने की कोशिश की, जिसे उनकी विचारधारा के लिए खतरा माना जाता था, और शिक्षा और प्रचार के माध्यम से वफादार समाजवादी नागरिकों को शिक्षित करें। सोवियत प्रयोग शुरू हो गया था, जिसने विश्व इतिहास में एक नया अध्याय खोला। रूस कुदरती खूबसूरती का भी देश है, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी। बेओफिल झील से लेकर ओफम चटका के वोल्केनोज तक, यहाँ की नेचर सिंपली वंडरफुल है। बेओफिल दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। यहाँ यूनिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं। सोचो, इसमें दुनिया के पूरे नॉन फ्रोजन फ्रेश वाटर का 20% है। इसके साफ पानी में आसपास के पहाड़ और जंगल देखते हैं। ये नजारा देखने लायक होता है। ओफम चटका आग और बर्फ की जगह है। नेचर लवर्स के लिए तो ये पैराडाइज है। बर्फ से ढके वॉल्केनोज आसमान की तरफ जाते हैं। कुछ वॉल्केनोज अभी भी एक्टिव हैं और जब ये फटते हैं तो बहुत ही इंप्रेसिव लगते हैं। गाइजर्स फूटते हैं और हॉट स्प्रिंग्स उबलते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। थोड़ा आइसलैंड जैसा लगता है, क्या आपको नहीं लगता? भूरे भालू, जो कि रूस के जानवरों के सिंबल्स हैं, जंगलों में घूमते हैं। साइबेरिया में टाइगा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये इतना बड़ा है कि लगता है जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। इस बड़े जंगल में कई तरह के जानवर रहते हैं। भेड़िए आवाज करते हैं और मूस पेड़ों के बीच घूमते हैं। ये एक अनटच्ड इकोसिस्टम है। रूस के आर्कटिक में नॉर्दर्न लाइट्स रात के आसमान को बहुत ही सुंदर कलर से रोशन करते हैं। ये बहुत ही रेयर और खूबसूरत नेचुरल फिनोमिनन है।
रूस की इमारतें पुराने जमाने की कहानियां कहती हैं। क्रेमलिन से विंटर पैलेस तक हर स्ट्रक्चर की एक कहानी है। मॉस्को का क्रेमलिन बहुत समय से पावर का सेंटर रहा है। सोचो, ये हमारे क्राइस्ट द रिडीमर जैसा है, एक इटर्नल सिंबल। इसकी दीवारों के अंतर पैलेसेस, कैथीड्रल्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं। हिस्ट्री और पावर का प्योर कंसंट्रेशन, जैसे साल्वाडोर में लसर्डा लिफ्ट। क्रेमलिन का आर्मरी चेंबर एनमोल ट्रेजर्स रखता है। रेड स्क्वायर ने कई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स देखे हैं। ये इमोशन से भरी जगह है, जैसे कार्निवल के दौरान सैम्बा ड्रोम। सेंट बेसिल्स कैथीड्रल अपने कलरफुल डोम्स के साथ रशियन आर्किटेक्चर का एक आइकॉनिक एग्जाम्पल है। ब्राजीलिया कैथीड्रल जैसा, लेकिन थोड़ा ज्यादा बोल्ड। सेंट पीटर्सबर्ग कैनल्स और पैलेसेस का सिटी है। इसे वेनिस ऑफ द नॉर्थ कहते हैं। विंटर पैलेस में अब हर्मिटेज है, एक म्यूजियम जो दुनिया भर की मास्टरपीसेस से भरा है। सौ पाउलो के एसपी जैसा ट्रेजर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पूरे रशिया को क्रॉस करती है, यूरोपियन सिटी से लेकर साइबेरिया के विलेजेस तक। एक एपिक जर्नी, जैसे एस्ट्राडा रियल ट्रैवल करना। ये रशियन लैंडस्केप की वास्टनेस और डाइवर्सिटी दिखाती है। एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जैसे अमेज़न रिवर में बोट राइड। साइबेरिया से लेके मॉस्को तक रशियन लोगों का जोश आज भी बरकरार है। मशहूर लेखक जैसे कि टॉल्स्टॉय और थियोस्तोयेव्स्की ने इंसानियत के बारे में लिखा। चाइकोव्स्की का संगीत, जैसे स्वान लेक और 1812 ओवरट्यूर, बहुत ही शांतियर और थील को छू जाने वाला है। कंडिंस्की के एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। रशियन कला दुनिया को इंस्पायर करती रहती है। रशियन परंपराएं एक ऐसे थीश को दिखाती हैं जिसने बहुत सारी मुश्किलों को पार किया है। मैट्रियोश्का गुड़िया रशियन लोगों की ताकत दिखाती है। इनकी मजबूती के बारे में सोचो, जैसे ये गुड़िया एक के अंतर एक असली चीज की रक्षा करती है। चमकीले रंगों वाले अनऑर्थोडॉक्स आइकॉन एक गहरी और मजबूत आस्था की गवाही देते हैं, जो रशियन संस्कृति का एक जरूरी हिस्सा है। रशियन लोक नृत्य लोगों की खुशी और जोश को दिखाते हैं, एक ऐसी ऊर्जा जिसने उन्हें मुश्किल समय से निकलने में मदद की, जैसे गोगोल की कहानियों में, जैसे VIY या डेड सोल्स। रूस का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। वोल्गा नेथी की तरह जो लगातार बहती रहती है, रूस भी अपने रास्ते पर चलता रहता है। इसका इतिहास, इसकी खूबसूरती और इसकी उत्साह 21वीं सदी में भी एक अहम भूमिका निभाते रहेंगे। एक अनमोल विरासत जिसे पुश्किन की कहानियों की तरह, जैसे दी ब्रॉन्ज हॉर्समैन या रुस्लान और लुडमिला, संभाल कर रखना और आगे बढ़ाना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें